ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 841, ऑक्टेवियस भाग 1। अंधेरे अंतरिक्ष से दूर टेलीपोर्ट होने के बाद इवान ने खुद को 100 मीटर ऊंची लकड़ी की संरचना के शीर्ष पर खड़ा पाया जो एक तीरंदाजी टॉवर की तरह दिख रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह बेसबॉल स्टेडियम जैसी जगह पर था। वह जिस लकड़ी के टॉवर पर था वह स्टेडियम के पूर्वी हिस्से में स्थित था और करीब से निरीक्षण करने पर उसने स्टेडियम की अन्य 3 दिशाओं में 3 और लकड़ी के टॉवर देखे। ये कौन सी जगह है? इवान ने उलझन में इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने स्टेडियम के पश्चिमी हिस्से में लकड़ी के टॉवर पर नजर डाली। कोई आ रहा है, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने लकड़ी के टॉवर के ऊपर से अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस किया और अगले ही सेकंड में चांदी के रंग के बालों और सुनहरी आंखों वाला एक योगिनी वहां दिखाई दिया। एल्फ ने लाल कढ़ाई के साथ एक काले सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था, लेकिन किसी कारण से उसका पूरा लबादा फटा हुआ था जैसे कि उसने अभी अभी एक कठिन लड़ाई लड़ी हो। वह कमीना मुकदमे को छोड़ने के विकल्प के बजाय ये निश्चित रूप से लोगों को मारने का एक जाल था। वाल्टर गुस्से से भरी आवाज में बोला क्योंकि वह पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। जैसे ही वह हाल की घटनाओं के बारे में सोच रहा था, वाल्टर ने महसूस किया कि एक नज़र उस पर है। उसने अपना सिर उठाया और नज़र की दिशा में देखा और उस दिशा में देखने पर उसने एक आलसी चेहरे वाले भूरे बालों वाले आदमी को एक अजीब भाव से उसे देखते हुए देखा। तुम अंडरस्को, इवान को देखकर वाल्टर की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, लेकिन जल्द ही उसका सदमा गहरी नफरत में बदल गया क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह इवान की वजह से था। अगर उसने मुझसे नेदर प्लांट नहीं चुराया होता तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता, वाल्टर ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जब इवान ने देखा कि वाल्टर उसे किस तरह देख रहा है तो उसने उसे एक दयालु मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया जैसे कि वह किसी पुराने दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। इवान के रवैये को देखकर वाल्टर गुस्से से लगभग खून की खांसी करने लगा और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि वाल्टर उसे किस तरह देख रहा है क्योंकि वह जानता था कि चांदी के बालों वाला एल्फ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये टावर क्या है? मैं इसे क्यों नहीं छोड़ सकता? वाल्टर गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसने इवान को सबक सिखाने के लिए टावर छोड़ने की कोशिश की लेकिन वह इसके क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सका। बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने पिता से मिलने के लिए उत्साहित हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। इवान ने नर्म आवाज में वाल्टर की ओर मजाकिया नजरों से देखते हुए कहा, एक बार यह मुकदमा समाप्त हो जाए तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत समय होगा। तुम कमीने! इवान की बात सुनकर वाल्टर ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इवान वाल्टर को भड़काना जारी रखना चाहता था, लेकिन अचानक स्टेडियम के उत्तरी हिस्से में स्थित टॉवर चमक उठा और वहां एक व्यक्ति दिखाई दिया। इवान और वाल्टर ने बहस करना बंद कर दिया और टॉवर की ओर देखा। लकड़ी के टॉवर को देखने पर उन्होंने देखा कि लगभग 4 मीटर लंबा एक भारी भरकम आदमी जो कई डैंट के साथ एक पूरी प्लेट वाला सुनहरा कवच पहने हुए था, टॉवर के शीर्ष पर खड़ा था। मोमोन, तुम कमीने! जब वाल्टर ने मोमोन को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा और उसने अपने दांत और भी जोर से पीस लिए। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद उनके बीच कुछ हुआ है, इवान ने वाल्टर की प्रतिक्रिया देखकर खुद से सोचा। उसी समय उसने देखा कि मोमोन की आंखें अब खून की तरह लाल नहीं थीं और उसके चारों ओर का आभामंडल पहले की तुलना में अधिक प्राकृतिक था। तो उसे होश आ गया। इवान ने मोमोन को दिलचस्पी से देखा, ये सोचते हुए कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह कठपुतली की तरह कैसे व्यवहार कर रहा था। लकड़ी के टॉवर के शीर्ष पर दिखाई देने के बाद मोमोन ने अपने चारों ओर देखा और जब उसने वाल्टर की घृणा भरी आंखों को देखा तो वह बस मुस्कुराया और परवाह नहीं की। यो, बड़े आदमी, तुम अपने होश में वापस आ गए। मोमोन ने अचानक एक मनोरंजक आवाज सुनी और एक भूरे बालों वाले आदमी को उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखा। मोमोन ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और फिर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये देखकर इवान का चेहरा सख्त हो गया और उसे मोमोन का रवैया पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि मोमोन ने उसे अनदेखा किया था, वह बस इसलिए चिढ़ गया क्योंकि मोमोन ही वह व्यक्ति था जिसने दूसरे परीक्षण के दौरान उस पर हमला किया था और अब वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लगता है मुझे इस मोटे आदमी को कुछ शिष्टाचार सिखाना पड़ेगा, इवान ने मन ही मन सोचा और अपना बकवास मोड चालू करने ही वाला था जो पत्थर को भी जलन में खून उगलने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन दक्षिण दिशा में स्थित आखिरी लकड़ी के टॉवर के जलने से वह रुक गया। इवान, वाल्टर और मोमन ने आखिरी टॉवर की ओर देखा और जब उन्होंने वहां दिखाई देने वाले व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह यहाँ क्या कर रही है? वाल्टर और मोमन ने एक साथ सोचा जब उन्होंने टावर के शीर्ष पर खड़ी खूबसूरत महिला को देखा जिसके कंधे तक काले बाल थे। उसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके माथे के बीच में एक सितारा लगा हुआ था। हाँ, बड़ी बहन, तुम भी यहाँ हो।
ब्लेज के आने से जो माहौल शांत हो गया था उसे एक चंचल आवाज ने तोड़ दिया। आवाज सुनते ही ब्लेज का शरीर अकड़ गया और एक भूरे बालों वाले आदमी की घृणित छवि तुरंत उसके दिमाग में आ गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर आवाज की दिशा में घुमाया और एक आलसी दिखने वाले आदमी को देखा जिसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। मृत आदमी। इवान की घृणित मुस्कान देखकर ब्लेज ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा काला पड़ गया। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं और इवान की वजह से हुई गलतफहमी के कारण उसके और वोइट्सकार के पीछे आने वाले दसियों लोगों के बारे में सोचते हुए ब्लेज का पूरा शरीर कांपने लगा। बहन, गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम अपने प्यारे भाई को देखने के लिए उत्साहित हो, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने की कोई जरूरत नहीं है, इवान ने एक कोमल आवाज में कहा जब उसने देखा कि ब्लेज का पूरा शरीर उसे देखने के बाद कांप रहा था। तारानकन खांसी। इवान की बात सुनकर ब्लेज ने गुस्से के कारण खून की खांसी की और उसे ऐसे देखा जैसे वह अपने आजीवन दुश्मन को देख रही हो। इवान ने ब्लेज की शत्रुतापूर्ण नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपने चेहरे पर उसी कोमल मुस्कान के साथ जारी रखा। आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। मैं आपको आपके भतीजे से मिलवाता हूँ। वाल्टर इवान और ब्लेज की बातचीत को अपने चेहरे पर एक हैरान नज़र से देख रहा था, लेकिन जब उसने इवान के शब्द सुने तो उसका भाव गहरा हो गया। बहन, मेरे बेटे सिल्वर हेड से मिलिए। जैसा कि वाल्टर ने उम्मीद की थी, इवान ने उसकी ओर इशारा किया और अपने चेहरे पर एक बुजुर्ग मुस्कान के साथ उसका परिचय कराया। हालांकि आपका भतीजा एक गूंगे गधे की तरह लग सकता है, वह काफी होशियार है, इसलिए उसके बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है। ब्लेज ने अपना सिर वाल्टर की ओर घुमाया और देखा कि उसके जैसा ही उसका चेहरा भी गुस्से के कारण पूरी तरह लाल था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह अपने साथी को दर्द में देख रही है। हा, अपने आप को आईने में देखो मेरे बेटे, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह लाल है। मुझे मत बताओ कि तुम शर्मिंदा हो। मुझे पता है कि तुम्हारी चाची बहुत सुंदर है, लेकिन शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो और उसे नमस्ते कहो। तुम शायद यह नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी चाची एक बेहतरीन मुर्गे की तरह है जो मुर्गे की लौ को उगल सकती है। इसलिए अगर तुम उसे नमस्ते कहते हो और वह तुम्हें पसंद करती है, तो वह अपनी मुर्गे की लौ तुम पर उगल सकती है, जिससे तुम निर्वाण के माध्यम से मजबूत बन सकते हो। खांसी। तारानकन खांसी। वाल्टर और ब्लेज ने एक बार फिर खांसकर अपनी समझदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मोमन ने अपनी आंखें खोलकर सब कुछ देखा और समझ नहीं पाया कि इवान वाल्टर और ब्लेज को खून की खांसी करवाने के लिए किस तरह के कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। क्या वह उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक कौशल या कुछ इसी तरह का इस्तेमाल कर रहा है? मोमोन ने खुद से पूछा और रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने के बारे में सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह रहस्य को उजागर कर पाता, हा, मैंने पहली बार ऐसा अजीब परिवार देखा है। उन सभी ने जोर से हंसी सुनी और स्टेडियम के बीच में कोई दिखाई दिया। अध्याय 842 ऑक्टेवियस भाग 2। हा, मैंने पहली बार ऐसा अजीब परिवार देखा है। इवान और अन्य लोगों ने अचानक एक जोरदार हंसी सुनी। उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति की मनोरंजक आवाज आई और किसी समय देखा कि एक पतला दुबला 60 वर्षीय व्यक्ति एक लंबा सफेद लबादा पहने हुए स्टेडियम के बीच में दिखाई दिया। इवान और अन्य लोग उस बूढ़े व्यक्ति को देखते ही तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए, क्योंकि किसी ने भी उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया था इससे पहले कि वह उनका ध्यान आकर्षित करता। तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो, युवा व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति ने इवान को प्रशंसा से देखते हुए कहा। तुम्हारा एक बेटा है जो बहुत प्रतिभाशाली है और निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर बनेगा, और एक बहन है जो एक ज्वलंत ठाठ है। खांसी, मेरा मतलब है एक फीनिक्स। ब्लेज ने उस व्यक्ति को बेजान आंखों से देखा। उसका चेहरा सचमुच कह रहा था, तुम मुझे भी एक ज्वलंत मुर्गी कहने वाले थे, है ना? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर खांसी की जब उसने ब्लेज की बेजान सूरत देखी और समझदारी से उसे अनदेखा कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा एक अच्छा प्रतिभाशाली परिवार चाहता था लेकिन उस सपने को पूरा करने से पहले ही मर गया। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूं कि आपके पास इतना प्रतिभाशाली परिवार है, बूढ़े आदमी ने उदास आवाज में कहा और गहरी सांस ली। वाल्टर और ब्लेज जवाब देना चाहते थे कि वे ये कमीना परिवार नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी को अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इवान के अलावा ब्लेज, वाल्टर और मोमोन को बूढ़े आदमी की पहचान के बारे में पता था और उनके द्वारा पढ़े गए रिकॉर्ड के अनुसार बूढ़े आदमी का व्यक्तित्व काफी अनोखा था और वे बिना किसी कारण के उसका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। परिवार हो। बूढ़ा आदमी अपने विचारों से बाहर आया जब उसने इवान की आवाज़ सुनी और उसे वाल्टर और ब्लेज को अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ देखते हुए देखा। ब्लेज और वाल्टर ने इवान की कोमल मुस्कान देखकर सिहरन महसूस की और उन्हें उल्टी आने लगी। काश मेरे पास भी उनके जैसा बेटा और बहन होता। अगर मेरे पास भी उनके जैसा कोई होता तो मैं उनके शरीर को निखारकर और उनकी प्रतिभा को अपने लिए लेकर रैंक 6 कोर रिवॉल्वर बन सकता था। बूढ़े आदमी ने ईर्ष्या में बड़बड़ाया जब उसने देखा कि इवान ब्लेज और वाल्टर को एक सौम्य मुस्कान के साथ देख रहा है।
इवान के चेहरे पर सौम्य मुस्कान तब सख्त हो गई जब उसने बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट सुनी और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देखा। माफ करें, लेकिन क्या आप वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा? इवान ने अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश करते हुए बूढ़े आदमी से बात की। हाँ, बूढ़े आदमी ने उलझन में इवान को देखा और खुद को दोहराया। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास उनके जैसा प्रतिभाशाली बेटा और बहन होता तो मैं रैंक 5 की सीमा पार कर सकता था और उनकी प्रतिभा को अपने लिए लेकर रैंक 6 कोर रिवॉल्वर बन सकता था। ये कमीना किस बारे में बात कर रहा है? इवान को बूढ़े आदमी की बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसे आश्चर्य कहना कम होगा, क्योंकि वह बहुत घबरा गया था, बकवास कर रहा था। पहले जब उसने बूढ़े आदमी को ये कहते हुए सुना कि वह हमेशा एक अच्छा परिवार चाहता था, तो उसने सोचा कि यह आदमी कोई बूढ़ा दादा है जो बगल में रहता है और बच्चों को सस्ती कैंडी खिलाता है। लेकिन उसने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद वह धारणा खत्म हो गई। मुझे मत बताओ कि यह बूढ़ा आदमी एक अच्छा परिवार चाहता था ताकि वह शैतानी तरीके से उनकी प्रतिभा को अपने लिए छीन सके। इवान को पसीना आने लगा जब उसे यह एहसास हुआ और उसने वाल्टर और दूसरों की तरफ देखा। जब उसने वाल्टर और दूसरों की तरफ देखा तो उसने देखा कि वे बूढ़े आदमी की बात सुनकर आश्चर्यचकित नहीं थे, जिसका केवल एक ही मतलब था। उनके पास पहले से ही इस आदमी के बारे में जानकारी है। इवान ने मन ही मन कहा और उसे कोसने का मन हुआ क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उस आदमी के बारे में जानकारी की कमी के कारण यहाँ नुकसान में था। ठीक है, अतीत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही मर चुका हूँ और अब कोई प्रतिभाशाली परिवार नहीं बना सकता, बूढ़े आदमी ने अचानक कहा और अपने हाथों से ताली बजाई। चलो आखिरी परीक्षण शुरू करते हैं और इस बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जिस क्षण बूढ़े आदमी ने अपने हाथों से ताली बजाई, उसके सामने अलग अलग रंगों की रोशनी से चमकता एक पारदर्शी घन दिखाई दिया। जिस क्षण पारदर्शी घन दिखाई दिया, एक अजीब सी आभा ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। यह अंडरस्को, इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने घन द्वारा जारी आभा को महसूस किया, क्योंकि यह वही आभा थी जो उसने गुफा के बाहर महसूस की थी। घन के अंदर चमकने वाली ये अलग अलग रंग की रोशनी क्या है? इवान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, क्योंकि वह डिस्को बॉल की तरह घन के अंदर चमकती रोशनी के अलग अलग रंगों को देख रहा था। जब ब्लेज, वाल्टर और मोमन ने क्यूब देखा तो उनकी आंखें लालच से चमक उठीं और उनके चेहरे पर इच्छा की झलक दिखाई दी। ब्लेज और अन्य लोगों के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर इवान ने भौहें चढ़ा ली और समझ गया कि उन्हें क्यूब के बारे में कुछ पता है। ब्लेज और अन्य लोगों की लालच भरी आंखों को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि तुम सब इसी वजह से यहाँ आए हो, लेकिन ये जान लो कि इस चीज को पाना आसान नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने क्यूब को देखते हुए कहा और आगे बोलने ही वाला था कि उसे इवान की आवाज सुनाई दी। ये चीज क्या है? इवान की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने अजीब नजरों से उसकी ओर देखा। युवक, मुझे मत बताओ कि तुम इस चीज के बारे में नहीं जानते। बूढ़े व्यक्ति ने क्यूब की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, इस चीज के बारे में भूल जाओ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बूढ़े आदमी की बात सुनकर इवान ने उसे ऐसे भाव से देखा जैसे कह रहा हो, तुम कौन हो? सच में तुम मुझे नहीं जानते? तुम महान ऑक्टेवियस के बारे में नहीं जानते? बूढ़े आदमी ने इवान को हैरान भाव से देखा, जैसे उसने अभी कुछ असंभव देखा हो। ये देखकर कि इवान वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बूढ़े आदमी का शरीर कांपने लगा और उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकलने लगी। ब्लेज, वाल्टर और मोमन ने इवान को दया भरी आंखों से देखा जैसे कि वह एक मरा हुआ आदमी हो। इवान ने स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी की आभा में परिवर्तन को देखा, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि जिस क्षण बूढ़े आदमी ने अपनी आभा जारी की, इवान को कुछ महसूस हुआ और उसकी नज़र उस घन की ओर चली गई जो बूढ़े आदमी के सामने मंडरा रहा था। वह घन। इवान की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और उसने घन की जांच करने के लिए गोबू की रसातल की आंखों की क्षमता का उपयोग किया। पवित्र बकवास। जिस क्षण इवान ने एबिस की आंखों का उपयोग करके क्यूब को देखा, उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। तो यह ऐसा ही है, लेकिन उसके चेहरे पर चौंका देने वाला भाव जल्द ही गायब हो गया और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। चलो देखते हैं कि तुम यह अभिनय कब तक जारी रखोगे, इवान ने खुद से कहा और बस एक पल के लिए अपने कौशल में से एक को सक्रिय किया। जिस क्षण इवान ने कौशल को सक्रिय किया, बूढ़े आदमी द्वारा उत्सर्जित खतरनाक आभा तुरंत गायब हो गई और उसने इवान को आतंक से भरी आंखों से देखा। बूढ़े आदमी की आतंक से भरी नज़र को देखकर इवान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, जिसने बूढ़े आदमी की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। अध्याय 843 सोल पैक्ट भाग 1। क्या हुआ? ब्लेज, मोमोन और वाल्टर ने एक साथ सोचा जब उन्होंने देखा कि ऑक्टेवियस द्वारा उत्सर्जित खतरनाक आभा अचानक गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी नज़र दिखाई दी। उन्होंने इवान की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी, एक ऐसी मुस्कान जिससे ब्लेज और वाल्टर बहुत परिचित थे। वह इस आदमी के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने वाला है न? वह भी इतना विचित्र नहीं होगा, है न?
ब्लेज और वाल्टर ने एक साथ सोचा क्योंकि वे ऑक्टेवियस का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, लेकिन इवान के अगले शब्दों ने उनकी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। बूढ़े आदमी, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम ऑक्टेवियस है ना? ये कैसे संभव है? क्या यह मेरी कल्पना थी? वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह ऐसा कुछ कर सके। बूढ़े आदमी, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, यह मेरी कल्पना रही होगी। केवल वह आदमी ही ऐसा कुछ कर सकता है। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी बात सुनो, तुम बूढ़े हो। अचानक इवान जोर से चिल्लाया और एक पल के लिए उसने एक बार फिर वही कौशल सक्रिय किया जो उसने पहले सक्रिय किया था। उसी खतरे की भावना को महसूस करते हुए और इवान की तेज आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी अपने होश में आया और मुर्गे की तरह अपना सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी कल्पना नहीं है, वह वास्तव में उस चीज का उपयोग कर सकता है। बूढ़े आदमी को एक सुअर की तरह पसीना आने लगा जिसे वध किया जा रहा था, और जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो उसने अपनी लार निगल ली। इवान ने बूढ़े आदमी की डरावनी नज़र को नज़रअंदाज किया और एक बार फिर वही सवाल पूछा, आपका नाम ऑक्टेवियस है ना? हाँ, बूढ़े आदमी ने सावधानी से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर इवान ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अचानक उसके चेहरे पर एहसास की झलक दिखाई दी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे परदादा का नाम भी ऑक्टेवियस था। इवान की बात सुनकर ब्लेज और वाल्टर के चेहरे कांप उठे और उन्होंने बूढ़े आदमी की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे कह रहे हों, परिवार में आपका स्वागत है, बूढ़े आदमी। हालांकि मैं अपने परदादा से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन मैंने एक बार उन्हें अपने सपने में देखा था और उनका चेहरा आपके चेहरे से बहुत मिलता जुलता था। क्या ऐसा है? बूढ़े आदमी की आवाज़ कांप उठी क्योंकि उसे इवान के बात करने के तरीके से बहुत बुरा लग रहा था। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हारे बेटे का नाम जेम्स था? ऑक्टेवियस ने अपना सिर हिलाया। उसका नाम लुसियन था। ओह सच में, क्या संयोग है, मेरे दादा का नाम भी लुसियन था। अब मुझे 100% यकीन है कि तुम मेरे परदादा हो। बेशर्म कमीने। वाल्टर, मोमन और ब्लेज की सांसें लगभग रुक गईं और वे मुंह खोले इवान को देखने लगे। इवान की बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ये कमीना कैसी बकवास कर रहा है? मैंने अपने बेटे को 5 साल की उम्र में मार दिया था, तो उसका तुम्हारे जैसा पोता कैसे हो सकता है? ऑक्टेवियस मन ही मन चिल्लाया और उसे लगा कि वह इवान को थप्पड़ मार दे। बेवकूफ़ कमीने बेटे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे परदादा तुम्हारे सामने हैं, तुम उनका अभिवादन क्यों नहीं कर रहे हो? इवान ने अचानक वाल्टर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, और तुम, बहन, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? क्या आप हमारे परदादा को देखकर खुश नहीं हैं? ब्लेज और वाल्टर, जो अपने चेहरे पर खाली भावों के साथ सब कुछ देख रहे थे, इवान की आवाज़ सुनकर वास्तविकता में वापस आ गए और ऑक्टेवियस को अविश्वास से देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्टेवियस इवान के विचित्र व्यवहार को क्यों बर्दाश्त कर रहा था। ऑक्टेवियस ने अपने कथित नकली वंशजों वाल्टर और ब्लेज को भी देखा और उनके साथ गहरी दोस्ती की भावना महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन व्यक्तियों को देख रहा था जो उसके जैसा ही दर्द साझा करते थे। ऑक्टेवियस को अपनी ओर देखते हुए देखकर ब्लेज और वाल्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उन्हें पता नहीं था कि इवान और ऑक्टेवियस के बीच क्या चल रहा था, इसलिए वे अनिश्चित थे कि बूढ़े व्यक्ति को दादा कहें या नहीं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी सदमे में हैं। ये समझ में आता है, आखिर कौन सोच सकता था कि हम यहाँ अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलेंगे, इवान ने आह भरते हुए कहा और ब्लेज और वाल्टर के चुप रहने पर अपना सिर हिलाया। हालांकि वाल्टर, ब्लेज और ऑक्टेवियस इवान की बातें सुनकर बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया क्योंकि वे सभी जानते थे कि इवान से बहस करने से उन्हें और भी सिर दर्द होगा। अब, इससे पहले कि हम मुकदमे की सुनवाई शुरू करें और तुम मुझे उस क्यूब के बारे में और बताओ। इवान मोमन की ओर मुड़ा, जो परिवार के नाटक को दिलचस्पी से देख रहा था। हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं। वह आदमी यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तनशील है। मुझे नहीं पता कि उसका उस क्यूब से क्या संबंध है, लेकिन अगर मैंने रसातल की आंखों से जो देखा वह सच है, तो मुझे उसे जल्द से जल्द दूर भेजना होगा, नहीं तो ये बूढ़ा आदमी हम सभी को निगल जाएगा। इवान के बाहरी चंचल भाव के विपरीत वह अंदर से बहुत गंभीर था और उसका दिमाग पूरी गति से चल रहा था, अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। जब मोमन ने इवान की बात सुनी और खुद पर नजर डाली तो उसे एक तरह का शक हुआ। परदादा, क्या आपको नहीं लगता कि पारिवारिक मामले परिवार के भीतर ही रहने चाहिए? वह आदमी परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे इस मुकदमे में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप उसे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इवान ने गंभीर स्वर में सुझाव दिया। क्या? इवान की बात सुनकर मोमन की आंखें चौंक गईं और उसने उसे अविश्वास से देखा। 4 साल का बच्चा भी बता सकता था कि इवान का ऑक्टेवियस से कोई वास्तविक संबंध नहीं था और वह बस खेल रहा था।
मोमन इस बात से पूरी तरह हैरान था कि ऑक्टेवियस, जिसे दुनिया के सबसे बुरे प्राणियों में से एक माना जाता है, इवान के साथ क्यों खेल रहा था। उम्मा, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। हम उसके बिना ट्रायल शुरू नहीं कर पाएंगे। भले ही मैं तुम्हारा परदादा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नियमों को नहीं तोड़ सकता। ये ट्रायल मेरे ज्ञान और इस वस्तु के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजने के लिए बनाया गया था, ऑक्टेवियस ने अपने सामने क्यूब की ओर इशारा करते हुए समझाया। तो भले ही मैं इन मामलों को परिवार के भीतर रखना चाहता हूं, लेकिन नियमों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑक्टेवियस की बात सुनकर मोमन ने राहत की सांस ली। जिस तरह से इवान बूढ़े आदमी से बात कर रहा था, उसे वास्तव में लगा कि उसे ट्रायल से बाहर निकाल दिया जाएगा, बिना इसमें भाग लेने के। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूलूंगा, मोमन ने अंदर से कहा, क्योंकि उसने इवान को संकुचित आंखों से देखा, क्योंकि उसे ये तथ्य पसंद नहीं था कि इवान उसे ट्रायल से बाहर निकालना चाहता था। नियमों के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इवान ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा और मन ही मन उपहास किया। अगर मेरे पास गोबू की तरह रसातल की आंखों वाली क्षमता नहीं होती तो मैं तुम पर यकीन कर लेता, लेकिन अब मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम क्या योजना बना रहे हो, इवान ने खुद से कहा और बूढ़े आदमी को एक मुस्कान दिखाई, एक ऐसी मुस्कान जिसने बूढ़े आदमी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। परदादा, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी आप नियमों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं ताकि हर कोई निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके, इवान ने प्रशंसा से भरी आवाज में कहा। लेकिन अचानक उसकी आंखें भयावह हो गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन परदादा, आपका वंशज आपसे उतना अच्छा नहीं है। मैं एक स्वार्थी कमीना हूं जो अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इवान ने ऑक्टेवियस को तीखी आंखों से देखा और ऐसी आवाज में कहा जिससे बूढ़े आदमी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए नियम तोड़ेंगे, अन्यथा मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसका मुझे जीवन भर पछतावा होगा। तारांकन गल्प। ऑक्टेवियस ने इवान की ठंडी आंखों को देखा और जब उसे याद आया कि इवान ने अपना कौशल सक्रिय किया था तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने पछतावे से भरी आंखों से मोमोम को देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन अफसोस, मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो ये दानव क्या करेगा। तुम सही हो, परिवार से जुड़ी चीजें परिवार में ही रहनी चाहिए, ऑक्टेवियस ने कहा और अपनी उंगली चटकाए। जिस क्षण उसने अपनी उंगली चटकाए, मोमन का शरीर लकड़ी के टॉवर से गायब होने लगा। एवन ने रसातल क्षमता की आंखों का उपयोग करके दृश्य को देखा और अपना सिर हिलाया। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य पूरे कर दिए हैं। मोमन के बोलने से पहले ही उसका शरीर लकड़ी के टॉवर से गायब हो गया। कार्य हो। इवान ने मोमन के गायब होने से पहले कहे गए शब्दों के बारे में सोचा और उसका संदेह और भी मजबूत हो गया। अब जब मोमन को ऑक्टेवियस ने बाहर निकाल दिया तो इवान ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से कहा, अब जब वह व्यक्ति जो परिवार का हिस्सा नहीं था बाहर निकाल दिया गया है, तो चलिए अंतिम परीक्षण शुरू करते हैं। इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस ने राहत की सांस ली और अपना हाथ ऊपर उठाया। तीसरा पूरा करने के लिए 1 मिनट रुको। अब क्या? ऑक्टेवियस ने इवान को झुंझलाहट में देखा जब उसे अचानक उसके द्वारा रोका गया। इवान ने बूढ़े आदमी के चिढ़े हुए चेहरे को देखकर बस मुस्कुराया और उसकी परवाह नहीं की। इससे पहले कि आप हमें बताएं कि क्या करना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस ने कुछ नहीं कहा और उसे देखता रहा, उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। मैं ये कहना चाहता हूं। अचानक इवान का शरीर बदलने लगा। उसके भूरे रंग के बाल काले हो गए, उसके कान बड़े और नुकीले हो गए। उसका आलसी दिखने वाला चेहरा गायब हो गया और काफी सुंदर हो गया और उसके चारों ओर एक राक्षसी आभा दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह ... भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा मुकदमा। इवान का असली रूप देखकर ऑक्टेवियस की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह अपने चेहरे पर एक चौंका हुआ भाव लेकर एक कदम पीछे हट गया। हो, ये कैसे संभव है? अध्याय 844 अलारिक। उफ, यह आदमी इतना सतर्क क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके इलाके में उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। घने जंगल से गुजरते हुए लंबे काले बालों वाली एक खूबसूरत महिला झुंझलाहट में बड़बड़ाई। महिला की काली आंखें चमक रही थीं और उसकी पुतलियां तारे के आकार की थीं, जो धीरे धीरे घूम रही थीं। अरे, एक और जाल! महिला ने अचानक चलना बंद कर दिया और अपनी चमकती आंखों से जमीन पर एक छोटे से निर्माण को देखते हुए आह भरी। भगवान के लिए, वह आदमी रैंक 6 कोर इवॉल्वर है जिसके अधीन लाखों राक्षस हैं, तो वह काय की तरह क्यों व्यवहार करता है? अनास्तासिया ने चिढ़कर कहा और काली ऊर्जा की एक गेंद से निर्माण को तोड़ दिया, जिससे वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया। एक बार जब निर्माण अलग हो गया तो अनास्तासिया उसके पास से चली गई और आगे बढ़ती रही। अगर मैंने अपनी ज्यादातर शक्तियां छाया क्षेत्र में सारक्लोन के पास नहीं छोड़ी होती तो मैं पहले ही इस पूरे स्थान पर हमला कर चुकी होती, अनास्तासिया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जंगल को नष्ट करने के विचार उसके दिमाग में आए।
2 घंटे बाद अनास्तासिया मृत आंखों से अपने सामने एक छोटे से पहाड़ को देख रही थी। अपनी विशेष आंखों से वह देख सकती थी कि पहाड़ हजारों अलग अलग तरह के रूनों से ढका हुआ था। पहाड़ के बजाय इसे युद्ध किला कहना ज्यादा सटीक था। ठीक है, मुझे इस बकवास से बहुत हो गया। अचानक एक भयावह आभा अनास्तासिया के शरीर से निकल गई और हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। हालांकि उसने अपनी ज्यादातर शक्तियां छाया क्षेत्र में सार्क्लोन के पास छोड़ दी थीं, लेकिन छाया ड्रैगन के जनक द्वारा छोड़ा गया दबाव अभी भी डार्क फॉरेस्ट के केंद्र क्षेत्र को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अलारिक, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अनास्तासिया ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी थी। मैं तुम्हारा खेल खेल रही थी क्योंकि मैं कोई अनावश्यक संघर्ष शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम बकवास की तरह व्यवहार करना जारी रखते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वूश! अनास्तासिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके सामने का पहाड़ अचानक गायब हो गया और वहां एक पोर्टल दिखाई दिया। क्रोधित मादा ड्रैगन ने उसी ठंडी आंखों से पोर्टल को देखा और कुछ सेकंड के बाद उससे निकलने वाली काली आभा गायब होने लगी। तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, अनास्तासिया ने कहा और पोर्टल के अंदर चली गई। उद्धरण चिन्ह ... या फिर तुम्हें किसी को अपने इलाके में घुसने देने से पहले गाली गलौज सुनने का शौक है। पोर्टल में घुसते ही अनास्तासिया ने खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाया। जंगल के अंधेरे से अलग बगीचा शांत रोशनी से भरा हुआ था। बगीचे के बीच में एक क्रिस्टल क्लियर तालाब था जिसमें नीला आसमान और शराबी बादल दिखाई दे रहे थे। तालाब के चारों ओर रंगों के दंगल में फूलों की एक जीवंत टेपेस्ट्री खिली हुई थी। मधुमक्खियां और तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थीं, जो गति और जीवन की सिम्फनी जोड़ रही थीं। पास में एक रोता हुआ विलो पेड़ अपनी शाखाओं को सुंदर ढंग से लपेटे हुए था, जो चिंतन के लिए एकदम सही ठंडी छायादार जगह बना रहा था। मैंने सोचा था कि पिछले हजारों सालों में तुम्हारा स्वभाव सुधर गया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही गर्म खून वाली हो। अनास्तासिया, बगीचे के सभी दिशाओं से एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों के लिए वक्ता का स्थान निर्धारित करना असंभव हो गया। अनास्तासिया ने आवाज सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और विलो के पेड़ के नीचे छायादार जगह की ओर चली गई। कुछ दूर जाकर रुक गई। मैं व्याख्यान सुनने के मूड में नहीं हूं, अलारिक, अनास्तासिया ने विलो के पेड़ को देखते हुए कहा। अचानक विलो का पेड़ हिलने लगा और लोमड़ी के कान और 10 पूंछ वाले एक आदमी की पारदर्शी छवि वहां दिखाई दी। वह आदमी 50 के दशक में लग रहा था और उसका पूरा शरीर धुंध जैसी ऊर्जा से ढका हुआ था। क्या तुम्हें इतनी सावधानी से काम करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ, अनास्तासिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा जब उसने देखा कि वह आदमी अपने असली शरीर के साथ उसके सामने नहीं आया। मैं बस एक कमजोर लोमड़ी हूँ, अनास्तासिया, और मुझे तुम्हारे जैसे शक्तिशाली ड्रैगन के सामने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, लोमड़ी आदमी ने शांत स्वर में कहा और विलो के पेड़ की छाया में बैठ गया। कमजोर लोमड़ी मेरी गांड, अगर तुम कमजोर हो तो मैं डार्क फॉरेस्ट के दूसरे राक्षसों को क्या कहूँ? अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। तो हजारों साल पहले अचानक गायब हो जाने वाले किसी व्यक्ति के मेरे पास आने का क्या कारण है? अलारिक ने अनास्तासिया की बातों को नजरअंदाज किया और उसी शांत आवाज में पूछा। दिखावा मत करो अलारिक, मैं तुम्हारे खेल खेलने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारी बुद्धि के स्तर को जानते हुए तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूं। अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने आह भरी और गंभीर स्वर में पूछा, क्या वह वास्तव में वही है? हालांकि वह कुछ अलग दिखता है, लेकिन आपको अपने प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता होना चाहिए। अनास्तासिया ने उसके प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने जो शब्द बोले वे पर्याप्त से अधिक थे। मैं समझ गया, अलारिक ने कहा और अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ तालाब की ओर देखा, जैसे कि वह किसी पिछली घटना के बारे में सोच रहा हो। अनास्तासिया ने अलारिक के चेहरे पर उदास भाव देखकर कुछ नहीं कहा। हाँ, उसने उसे परेशान नहीं किया, कम से कम पहले 2 मिनट तक तो नहीं। जब अलारिक ने 2 मिनट के बाद भी कुछ नहीं कहा तो उसने अपना धैर्य खो दिया और चिढ़कर बोली, अलारिक, मैं वास्तव में आपको परेशान नहीं करना चाहती, जबकि आप अपने सुनहरे अतीत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूं, इससे पहले कि आप अपनी यादों में खो जाएं? ओह जरूर, अनास्तासिया की चिढ़ भरी आवाज सुनकर अलारिक को होश आया और उसने सिर हिलाया। तो तुम क्या जानना चाहती हो? पहले मुझे बताओ, तुम्हें उसके बारे में कब पता चला? मुझे लियोपोल्ड से 2 लोगों को खोजने का अनुरोध मिला, जिन्होंने उसके नीलामी घर से एक ज्ञानोदय पत्थर चुराया था और अंधेरे जंगल में छिपे हुए हैं। उन्हें खोजने के लिए मुआवजे के साथ उसने डकैती में शामिल व्यक्तियों में से एक की तस्वीर भी भेजी। उसके नीलामी घर से एक ज्ञानोदय पत्थर चुराया था और अंधेरे जंगल में छिपे हुए हैं। उन्हें खोजने के लिए मुआवजे के साथ, तो तुम्हें उस तस्वीर की वजह से उसके बारे में पता चला हो?
अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया, इवान की तस्वीर के बारे में सोचते हुए जो उसने कुछ दिन पहले उसे लूटने की कोशिश करने वाले लोगों को मारने के बाद देखी थी। CHP 783। एक पल की चुप्पी के बाद अनास्तासिया ने दूसरा सवाल पूछा। तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, है न? हालांकि उसने सामान्य आवाज में सवाल पूछा, लेकिन आसपास का माहौल ठंडा हो गया। ओह प्लीज अनास्तासिया, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कृतघ्न तो नहीं हूँ जिसने अतीत में मेरी जान बचाई थी। अनास्तासिया ने कुछ सेकंड के लिए अलारिक को देखा और झूठ का कोई संकेत न देखकर आसपास के वातावरण को ढंकने वाली ठंडी आभा गायब हो गई और वह हल्के से मुस्कुराए। तो वह कहाँ है? उसने सामान्य आवाज में पूछा, लेकिन अलारिक उसकी आंखों में उत्साह देख सकता था। इससे पहले कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताऊं, लोमड़ी ने कहा और उसके हाथ में एक काला कागज दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह ... इस पर हस्ताक्षर करो। अनास्तासिया ने काले कागज को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आत्मा अनुबंध। हाँ, वह जिस जगह पर वर्तमान में रह रहा है वह काफी खास है, अलारिक ने कहा क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिल रहा था। मैं आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग उस जगह के बारे में जानें। अनास्तासिया ने कुछ सेकंड के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट को देखा और कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक ही शर्त देखने के बाद कि वह अलारिक द्वारा संदर्भित जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी, उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुझे बताओ, वह कहाँ है? अनास्तासिया ने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद पूछा। अध्याय 845 लियोपोल्ड। कोई खबर? काले सूट पहने छोटे काले बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तटस्थ स्वर में पूछा। हमारे लोग उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी भी उनके बारे में कोई खबर नहीं है। पर्सिवल के बारे में क्या उसे कुछ मिला? मैंने कुछ घंटे पहले उससे संपर्क किया था। दुर्भाग्य से वह भी कुछ नहीं ढूंढ पाया। काला सूट पहने व्यक्ति ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करने के बावजूद पर्सिवल उनके बारे में कुछ नहीं ढूंढ पाया। हाँ गुरुजी, हम। सूट पहने व्यक्ति ने अपने चेहरे पर विचारमग्न भाव के साथ कुर्सी पर अपनी उंगली थपथपाई। अलारिक के बारे में क्या? उससे कोई खबर नहीं। उसके अधीनस्थ पूरे अंधेरे जंगल में खोज रहे हैं लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। मैं समझ गया। सूट पहने व्यक्ति ने तटस्थ स्वर में बात की, लेकिन उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। ये दर्शाता है कि वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा था। हर चीज पर नजर रखना। अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बताना, आदमी ने कुछ देर बाद कहा और कमरे में घुटनों के बल बैठी एक परछाई गायब हो गई। जैसे ही परछाई गायब हुई, सूट पहने आदमी ने आह भरी और अपने सोफे पर वापस झुक गया। आखिर उन दो लोगों को क्या हो गया है? वे सिर्फ परेशान करने वाले निम्न स्तर के कोर रिवॉल्वर हैं, लेकिन दूरदर्शिता कौशल और अधिकारियों वाले उच्च श्रेणी के कोर रिवॉल्वर भी उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। ब्लडमून नीलामी घर के मालिक लियोपोल्ड ने थकी हुई आवाज में अपनी कनपटियों पर मालिश करते हुए कहा। सीडर और इवान की हरकतों की वजह से ब्लडमून नीलामी घर को जो नुकसान हुआ वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। हालांकि लुसियन, दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा जो उस दिन मेजबान था, ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने अपने पैसे से ज्ञानोदय पत्थर के मालिक को भुगतान किया, जिससे वह व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो गया और कर्ज के सागर में डूब गया। फिर भी यह घटना लोगों के बीच फैल गई और ब्लडमून नीलामी घर की विश्वसनीयता बहुत कम हो गई। ब्लडमून नीलामी घर स्टार सिटी का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली नीलामी घर था और ऐसे कई लोग थे जो उनकी जगह लेना चाहते थे। इसलिए जब इन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने घटना की आग को और भी भड़का दिया और नीलामी घर की विश्वसनीयता और भी कम हो गई। परिणामस्वरूप पिछली 2 मासिक नीलामी के दौरान ब्लडमून नीलामी घर की आय में लगभग 40% की गिरावट आई। ब्लडमून नीलामी घर यूटोपिया के सबसे बड़े नीलामी घरों में से एक था, इसलिए 40% की गिरावट व्यावहारिक रूप से लाखों उच्च स्तरीय सार पत्थरों का नुकसान था। और लियोपोल्ड के लिए, जो कोर रिवॉल्वर बनने से पहले एक व्यापारी था, यह एक बहुत बड़ा झटका था। लियोपोल्ड ने नीलामी घर की स्थिति को बचाने की कोशिश की, ये घोषणा करके कि वह ज्ञानोदय पत्थर चोरी करने के लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से पकड़ लेगा, लेकिन 2 महीने से अधिक समय के बाद भी वे इवान और सीडर को पकड़ने में असमर्थ थे। हमने जो भी जानकारी एकत्र की है उससे ये स्पष्ट है कि वे दोनों डार्क फॉरेस्ट के अंदर गायब हो गए। लियोपोल्ड ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। किसी के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर अलारिक से छिपना व्यावहारिक रूप से असंभव है, लेकिन फिर भी वह उन्हें खोजने में सक्षम नहीं था। या ये हो सकता है कि लियोपोल्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों के अंदर एक खतरनाक चमक चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उनके बारे में जानता था लेकिन मुझसे उन्हें छिपा रहा है? लेकिन अगर वह वास्तव में मुझसे उन्हें छिपा रहा है तो इसका कारण क्या है? मैंने उन्हें खोजने के लिए उसे कई कीमती चीजें दी और यहाँ तक कि अगर वह उन्हें सफलतापूर्वक ढूंढ लेता है तो रैंक 5 राक्षस कोर देने का वादा भी किया। मुझे नहीं लगता कि वह रैंक 1 और रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स के कारण मेरा दुश्मन बनने के लिए इतना मूर्ख होगा।
लियोपोल्ड ने इस मामले पर बहुत देर तक सोचा। रैंक 5 कोर रिवॉल्वर के रूप में वह जानता था कि उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर का प्रभाव कितना भयानक हो सकता है, अलारिक जैसे रैंक 6 कोर रिवॉल्वर के प्रभाव का तो कहना ही क्या। सब कुछ विचार करने के बाद लियोपोल्ड को व्यावहारिक रूप से यह विश्वास करना असंभव लगा कि अलारिक इवान और सीडर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, खासकर जब वे दोनों डार्क फॉरेस्ट के अंदर गए, जो मूल रूप से उसका क्षेत्र था। मैं सिर्फ 2 कारणों के बारे में सोच सकता हूँ, लियोपोल्ड ने धीमी आवाज में कहा। या तो हमारे पास उनके बारे में जो जानकारी है वह गलत है और वे कभी डार्क फॉरेस्ट के अंदर नहीं गए, यही वजह है कि अलारिक उन्हें नहीं ढूंढ सकता, या पिशाच की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी। वह जानबूझकर उन्हें मुझसे छिपा रहा है और यहाँ तक कि मेरे लोगों को उन्हें ढूंढने से भी रोक रहा है। हालांकि लियोपोल्ड को लगा कि अलारिक द्वारा इवान और सीडर को उससे छिपाने की संभावना बहुत कम है, फिर भी वह अपने दिमाग से इस विचार को मिटा नहीं सका। कुछ मिनट तक विचार करने के बाद उसने आखिरकार एक निर्णय लिया। उसकी काली आंखें एक पल के लिए खून से लाल हो गईं और जल्द ही कमरे से गायब हुई छाया एक बार फिर वहां दिखाई दी। मास्टर, छाया ने लियोपोल्ड के सामने घुटने टेकते हुए सम्मानजनक आवाज में कहा। व्यवस्था करो, मैं खुद डार्क फॉरेस्ट जाऊंगा। हालांकि छाया का चेहरा कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसके शरीर के कांपने से यह स्पष्ट था कि लियोपोल्ड की बात सुनकर वह चौंक गया था। हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन छाया ने जल्दी से खुद को संभाला और सतर्क स्वर में पूछा, क्या मुझे अलारिक को तुम्हारे बारे में बताना चाहिए? जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे जैसे उच्च रैंकिंग कोर रिवॉल्वर के लिए उसे बताए बिना उसके क्षेत्र में जाना अच्छा विचार नहीं है। लियोपोल्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ मिनट तक सोचता रहा। पूरे 5 मिनट की चुप्पी के बाद लियोपोल्ड ने अपना मुंह खोला। उसे सूचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहां पहुंचने के बाद उससे बात करेंगे। हाँ मास्टर, छाया ने लियोपोल्ड के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया और तुरंत कमरे से गायब हो गई। लियोपोल्ड कुछ सेकंड के लिए अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और फिर वह भी खड़ा हो गया। चलो देखते हैं कि वह चालाक कमीना मुझसे इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद वास्तव में अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, उसने धीमी आवाज़ में कहा और दरवाजे की ओर चल दिया। अगर वह अपना काम ठीक से कर रहा है तो मैं उसे बिना बताए उसके इलाके में जाने के लिए मुआवजे के तौर पर उसकी मदद के लिए जो राशि दे रहा हूं उसे बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। लियोपोल्ड की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वह कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 846 सोल पैक्ट भाग 2। जब इवान ने ऑक्टेवियस के सामने तैरते हुए क्यूब को देखने के लिए आइज ऑफ द एबिस का इस्तेमाल किया तो उसने उसके अंदर एक अजीब सी आग जलती हुई देखी। आग का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं था और ये लगातार बदल रही थी। कभी ये लाल रंग के गोले के आकार में होती थी, कभी नारंगी रंग की क्षैतिज या खड़ी रेखा, या कभी इंद्रधनुषी रंग की रोशनी से चमकती एक छोटी सी बिंदी और कई और विविधताएं। हालांकि क्यूब के अंदर की आग काफी अजीब थी, लेकिन जिस चीज ने इवान का ध्यान आकर्षित किया वह क्यूब के अंदर बैठे एक आदमी की छोटी सी सिलहूट थी। आदमी की सिलहूट हमेशा बदलती आग से जुड़ी हुई थी और जब इवान ने इसे करीब से देखा तो उसने पाया कि छोटी सिलहूट ऑक्टेवियस की तरह दिख रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि छोटी सी छाया से ऊर्जा की एक लहर निकल रही थी जो ऑक्टेवियस की छवि को प्रक्षेपित कर रही थी, जो उनसे बात कर रहा था। अपनी आंखों की रसातल के माध्यम से इवान आसानी से समझ गया कि बूढ़ा आदमी जो उनसे बात कर रहा था वह उस व्यक्ति की एक प्रक्षेपित छवि मात्र था जो घन के अंदर था। इवान के लिए, जिसने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके लाखों आत्माओं को अवशोषित किया था, ये समझना मुश्किल नहीं था कि घन के अंदर की छोटी सी छाया एक आत्मा थी, अधिक विशेष रूप से कि मैं अगर ऑक्टेवियस की आत्मा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने मोमन के सिर से जुड़ा एक अदृश्य लाल तार देखा। तार उस घन से निकल रहा था जिसमें आग और ऑक्टेवियस की आत्मा थी, और अगर आंखों की रसातल के लिए नहीं होता जो उसे दुनिया के छिपे हुए सत्य को देखने की अनुमति देता तो वह इसे नहीं देख पाता। तार धीरे धीरे मोमोन की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और उसे ऑक्टेवियस की आत्मा तक पहुंचा रहा था जो क्यूब के अंदर थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि मोमोन को यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। शायद यह उसकी अजीब स्थिति के कारण था जिसे इवान ने दूसरे परीक्षण के दौरान देखा था, लेकिन मोमोन ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, भले ही वह लगातार अपनी ऊर्जा खो रहा था। हालांकि इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि मोमोन जीवित रहे या मर जाए, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह ऑक्टेवियस को मोमोन की ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। अपने अवलोकन के माध्यम से उसने महसूस किया कि ऑक्टेवियस की आत्मा जितनी अधिक ऊर्जा अवशोषित करती है वह उतनी ही मजबूत होती जाती है, और यह इवान के लिए एक बड़ी नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका कौशल आत्मा अवशोषण, जिसका उपयोग वह ऑक्टेवियस को डराने के लिए करता था, अगर उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है तो काम नहीं करेगा।
ये पता लगाने के बाद कि ऑक्टेवियस की आत्मा क्यूब के अंदर थी, इवान ने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके इसे अवशोषित करने का प्रयास किया और अपने आश्चर्य के लिए, हालांकि क्यूब के भीतर अजीब आग के कारण यह मुश्किल था, उसने पाया कि अगर वह चाहता तो वह आत्मा अवशोषण का उपयोग करके ऑक्टेवियस की आत्मा को अवशोषित कर सकता था। ऑक्टेवियस को जब आत्मा अवशोषण कौशल के खतरे का एहसास हुआ तो वह डर गया। यही वजह है कि जब इवान ने उसे अपना परदादा कहकर उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसने कुछ नहीं किया। बेशक इवान ऑक्टेवियस को परदादा कहकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह ये समझने के लिए कुछ समय खरीदना चाहता था कि बूढ़ा आदमी केवल मोमोन की ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रहा था। रसातल की आंखों से वह देख सकता था कि ब्लेज, वाल्टर और वह पूरी तरह से ठीक थे, जबकि ऑक्टेवियस द्वारा केवल मोमोन को ही थकाया जा रहा था। सब कुछ पर विचार करने के बाद उसने 3 कारणों के बारे में सोचा कि ऑक्टेवियस केवल मोमोन की ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रहा था। सबसे पहले, वह एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यही कारण है कि उसने पहले मोमोन पर ध्यान केंद्रित किया और उसके बाद उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने की योजना बना रहा था। दूसरे परीक्षण के दौरान मोमोन की बेकाबू स्थिति ऑक्टेवियस से संबंधित हो सकती है, जिससे उसे मोमोन के साथ कुछ ऐसा करने का अवसर मिला जिससे वह उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सके। तीसरा और अंतिम, ऑक्टेवियस केवल लोगों के एक विशिष्ट समूह की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और मोमोन उस श्रेणी में आता था। शायद उसका शरीर विशेष था या शायद उसकी वैचारिक ऊर्जा अद्वितीय थी। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन वह इस समय कुछ और नहीं सोच पा रहा था। इन 3 कारणों पर विचार करने के बाद इवान ने तुरंत ऑक्टेवियस को मोमोन को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मोमोन की ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी आत्मा मजबूत हो जाए। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि मोमोन को बाहर निकालने के बाद ऑक्टेवियस ब्लेज या किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करेगा या नहीं। इवान को आश्चर्य हुआ कि ऑक्टेवियस ने मोमोन को बाहर निकालने के बाद उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास नहीं किया, जिसका अर्थ था कि दूसरे और तीसरे कारणों के सही होने की संभावना काफी अधिक थी। मोमोन को बाहर निकालने के बाद जब ऑक्टेवियस तीसरा परीक्षण शुरू करने वाला था तो किसी कारण से इवान की प्रवृत्ति खतरे में चीखने लगी और उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को तीसरा परीक्षण शुरू करने से रोक दिया। ऑक्टेवियस को यह कहकर रोकने के बाद कि वह परीक्षण शुरू करने से पहले कुछ जोड़ना चाहता है, इवान का दिमाग पूरी गति से काम करने लगा और उसने सोचा कि उसे ऑक्टेवियस की आत्मा को अवशोषित करना चाहिए या नहीं, ताकि वह उस खतरे से बच सके जिसके बारे में उसकी प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी। जब वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए तो सीड द्वारा उसे पहली बार प्राचीन के मकबरे के बारे में बताने की याद अपने आप उसके दिमाग में आ गई और उसे याद आया कि जब सीड ने मकबरे के बारे में बात की तो उसकी आत्मा पर लगाए गए आत्मा के मुहर कैसे कांपने लगे थे। इवान खुद नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब ये याद उसके दिमाग में आई तो उसने अपने स्वरूप को बदलने वाले आर्टिफैक्ट मास्क का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया। शायद उसने ऑक्टेवियस को अपना मूल स्वरूप बताया जिसे मकबरे के निर्माता ने मार डाला था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या वह वास्तव में किसी तरह से प्राचीन के मकबरे से संबंधित था, या शायद कोई और कारण था कि उसने मास्क का उपयोग करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन किसी कारण से इवान को लगा कि ऐसा करना सही था। ये कैसे संभव है? जब इवान ने बूढ़े आदमी की असली शक्ल देखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसे 100% यकीन हो गया कि वह निश्चित रूप से किसी तरह प्राचीन मकबरे से संबंधित है। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी को छाया सम्राट ने मार डाला है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, इसलिए वह मुझे देखकर चौंक गया है। इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने बूढ़े आदमी के चेहरे पर चौंकने वाली शक्ल देखी। जब इवान सोच रहा था कि बूढ़ा आदमी अपनी असली शक्ल देखने के बाद भी एक डरपोक आदमी की तरह व्यवहार करना जारी रखेगा तो ऑक्टेवियस के चेहरे पर चौंकने वाला भाव गायब हो गया और उसके चेहरे पर उम्मीद से भरी एक खुशी भरी नज़र दिखाई दी। तुम आखिरकार यहाँ आ गए। क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? ऑक्टेवियस ने इवान की ओर देखते हुए कांपती आवाज में कहा, जैसे वह अपनी आखिरी उम्मीद को देख रहा हो। हाँ, ऑक्टेवियस के हाव भाव में अचानक आए बदलाव को देखकर इवान का दिमाग खाली हो गया और उसने चेहरे पर खाली भाव के साथ उसे देखा। अध्याय 847 सोल पैक्ट भाग 3। इवान ने ऑक्टेवियस को अपने चेहरे पर खाली भाव से देखा। तुम आखिरकार यहाँ आ गए। जब अतीत में यहाँ आने वाले लोगों ने मुझे बताया कि तुम मर चुके हो तो मुझे लगा कि मेरा काम तमाम हो गया है, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, रोने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए। क्या हो रहा है? क्या इस बूढ़े आदमी ने कोई अवैध चीज पी थी? इवान पूरी तरह से अवाक रह गया जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे देखकर रोने के कगार पर था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ब्लेज और वाल्टर इवान से भी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि इवान को देखकर बूढ़ा आदमी इतना खुश क्यों था। बेशक उन दोनों ने इवान की असली पहचान ली थी, वह व्यक्ति जिसने ब्लडमून नीलामी घर से ज्ञानोदय पत्थर चुराया था और जिसके सिर पर लाखों उच्च स्तरीय सार पत्थरों का इनाम था। जब उन्होंने इवान का असली रूप देखा तो ब्लेज और वाल्टर को आखिरकार एहसास हुआ कि वे उसके द्वारा धोखा खा रहे थे।
खास तौर पर ब्लेज, जिसने महसूस किया कि इवान वास्तव में सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी रैंक छिपा रहा था। अगर वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर है तो उसने उस शुरुआती स्तर के रैंक 2 राक्षस को सिर्फ एक मुक्का मारकर कैसे मार दिया। ब्लेज ने अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसे याद था कि कैसे इवान ने एसेंट स्प्रिंग तालाब के बाहर शुरुआती स्तर के रैंक 2 राक्षस को मार डाला था। इवान ने ब्लेज और वाल्टर की नज़र को अपने ऊपर महसूस किया, लेकिन वह उनका मनोरंजन करने के मूड में नहीं था, क्योंकि ऑक्टेवियस ने पहले जो कहा था उसे सुनने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। वह मेरा इंतजार कर रहा था, इवान ने मन ही मन कहा, और उसका दिमाग पूरी गति से चलने लगा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। 3 सेकंड से भी कम समय में उसने सब कुछ समझ लिया और एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। इस आदमी को मार दिया गया था, या कम से कम उसके भौतिक शरीर को अतीत में शैडो मोनार्क ने नष्ट कर दिया था, जिससे केवल उसकी आत्मा ही बची थी। अपने भौतिक शरीर को नष्ट करने के बाद उस आदमी ने इस बूढ़े आदमी के साथ एक सौदा किया, और अब ये बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि मैं छाया सम्राट हूं। इवान ने मन ही मन कहा और उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। ऑक्टेवियस जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर इवान ने मन ही मन आह भरी। ईमानदारी से, जब से उसने अपने सम्राट शरीर को जगाया, तब से उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि वह छाया सम्राट का पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन किसी चीज़ को समझना और उसे स्वीकार करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। वह वास्तव में इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह किसी और का पुनर्जन्म है। आखिरकार कोई भी यह जानकर खुश नहीं होगा कि वे वास्तव में वे नहीं बल्कि कोई और हैं। लेकिन ऑक्टेवियस जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखते हुए इवान के पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि भले ही वह छाया सम्राट न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उफ, ये जटिल है। मैं वास्तव में उस आदमी की तरह नहीं बनना चाहता। अपने सपनों में इवान ने शैडो मोनार्क को कई बार देखा, और ईमानदारी से कहूं तो वे अच्छी यादें नहीं थीं। हर बार जब इवान ने उसे देखा तो उसे हमेशा ऐसा लगा कि वह किसी व्यक्ति के बजाय एक भावनाहीन बुढ़िया को देख रहा है। अनास्तासिया के साथ बातचीत करने के समय के अलावा अन्य सभी यादों में वह एक भावनाहीन व्यक्ति की तरह था, जिसका एकमात्र उद्देश्य या तो किसी को मारना या किसी चीज को नष्ट करना था। जिस तरह से वह व्यवहार करता है वह द कर्स्ड वन शीर्षक के प्रभाव में मेरे व्यवहार के समान है, इवान ने अचानक सोचा, जब उसे याद आया कि जब उसका शीर्षक द कर्स्ड वन अतीत में प्रतिक्रिया करता था तो उसे कैसा ठंडा, भावनाहीन एहसास होता था। सच में, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस सब बकवास के कारण पागल हो जाऊंगा, इवान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपना माथा रगड़ा। इन सभी मामलों के बारे में सोचने से ही उसे सिर दर्द हो रहा था। ये देखकर कि इवान कुछ नहीं बोल रहा था, ऑक्टेवियस चिंतित हो गया। तुम हमारे समझौते के बारे में भूले नहीं हो, है न? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, जैसे कि उसे किसी बात का डर हो। इवान ने अपने जीवन के मुद्दों के बारे में सोचना बंद कर दिया और कांपते हुए ऑक्टेवियस को देखा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इवान को वास्तव में पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी किस समझौते के बारे में बात कर रहा था, और उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो चीजें जटिल हो सकती हैं। ऑक्टेवियस की चुप्पी के कारण उसकी चिंता बढ़ती देख उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे स्तर का कोई व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाएगा? अगर मैं तुम्हारे साथ समझौता पूरा नहीं करना चाहता था तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस समय जीवित छोड़ देता? इवान ने तटस्थ स्वर में पूछा। इवान की तटस्थ आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। ओ बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटोगे। आखिरकार तुम अपनी चापलूसी बंद करो, इवान ने ऑक्टेवियस को बीच में टोक दिया जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अपनी पहचान बताने वाला था। उसने ब्लेज और वाल्टर की दिशा में देखा और पाया कि वे सब कुछ संकुचित आंखों से देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि उन दोनों को एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने ऑक्टेवियस से उन्हें उस मोटे आदमी के साथ बाहर निकालने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर यह बूढ़ा आदमी कुछ करने की कोशिश करेगा तो वे काम आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें अब यहाँ रखने की ज़रूरत है। इवान ने मन ही मन सोचा और ऑक्टेवियस की ओर देखा। उन्हें भी बाहर निकाल दो, हम दूसरे लोगों को समझौते के बारे में नहीं बता सकते, है न? इवान ने तटस्थ स्वर में कहा। ओह, तुम सही हो। इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। वाई, इवान की बात सुनकर ब्लेज और वाल्टर दंग रह गए, लेकिन इससे पहले कि वे विरोध कर पाते, ऑक्टेवियस ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। जब वाल्टर और ब्लेज गायब हो गए, ऑक्टेवियस ने इवान की ओर इस उम्मीद से देखा जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बूढ़े आदमी की प्रत्याशित नजर देखकर इवान ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। अब समय आ गया है कि मैं बकवास करने की अपनी क्षमता को परखूं, इवान ने मन ही मन सोचा और अपना मुंह खोला। अध्याय 848 सोल पैक्ट भाग 4।
अब समय आ गया है कि मैं बकवास करने की अपनी क्षमता को परखूं, इवान ने मन ही मन सोचा और अपना मुंह खोला। पहले तुमने कहा था कि तुम काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हो, उसने गंभीर स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो? इवान का सवाल सुनकर ऑक्टेवियस ने असमंजस में उसकी ओर देखा। तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ फंसाए हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम अंधे हो या कुछ और? इवान ने तटस्थ स्वर में कहा और खुद की ओर इशारा किया। क्या तुम मेरी हालत नहीं देख सकते? पहले तो ऑक्टेवियस इवान की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रहा है और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। तुम्हें क्या हुआ? इवान का असली रूप देखने के बाद ऑक्टेवियस इतना चौंक गया कि वह अपनी रैंक के बारे में पूरी तरह भूल गया। लेकिन अब जब इवान ने खुद ही इस ओर ध्यान दिलाया तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 नौसिखिया था। अतीत में यहाँ आने वाले लोगों ने मुझे बताया था कि छाया सम्राट पहले ही मर चुका है। मैंने उस समय उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ऑक्टेवियस ने इवान की ओर देखा और उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि वे सच कह रहे थे? ऑक्टेवियस जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर इवान पहले से ही जानता था कि वह किस बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाई और तटस्थ स्वर में कहा, ज्यादा मत सोचो, यह मेरा असली शरीर नहीं है। इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस को होश आया और उसने उलझन में उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह तुम्हारा असली शरीर नहीं है? मकबरा बनाने के बाद मैं छाया क्षेत्र में वापस चला गया और ऊब के कारण गहरी नींद में सो गया। मैं अभी कुछ दिन पहले ही जागा हूँ और जब मुझे तुम्हारे साथ अपना समझौता याद आया तो मैंने इस शरीर का निर्माण किया और इसे यहाँ सब कुछ संभालने के लिए भेजा, इवान ने एक स्पष्ट आवाज में कहा और उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान दिखाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर यह असली में होता तो मैं तुमसे इस तरह बात करता? इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस ने उस ठंडे और निर्दयी आदमी के बारे में सोचा जिसने उसे यहाँ फंसाया था और उसके चेहरे पर एक डरावनी झलक दिखाई दी। वह जानता था कि अगर असली छाया सम्राट यहाँ आया तो वह उसकी भारी उपस्थिति के कारण उसके सामने अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा। ऑक्टेवियस की डरावनी सूरत देखकर इवान ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। मेरी नींद के कारण मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुद भी यकीन नहीं है, ऑक्टेवियस ने अनिश्चित आवाज में कहा। अपनी सीमित आत्मिक ऊर्जा को बचाने के लिए मैं ज्यादातर समय बेहोशी की हालत में रहा, लेकिन अगर मुझे अंदाजा लगाना पड़े तो मैं कहूंगा कि 4000 साल से ज्यादा हो गए हैं। हे भगवान! इवान ने बाहर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन अंदर से वह वाकई हैरान था। ये बूढ़ा आदमी 4000 साल से ज्यादा समय से यहाँ फंसा हुआ है, फिर भी बूढ़ा कैसे हो गया? उसने खुद से पूछा और ऑक्टेवियस को मृत आंखों से देखा। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो क्या मेरा ये बहाना पूरी तरह से बकवास नहीं है कि मैं गहरी नींद में सो गया? इवान ने अचानक कहा, ये सोचते हुए कि केवल एक मूर्ख ही यह मान सकता है कि वह 4000 साल से ज्यादा समय से सो रहा था। उसने ऑक्टेवियस की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा और पाया कि वह उसके बारे में बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं लग रहा था। शायद वह इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहने के कारण वास्तव में बूढ़ा हो गया था कि उसे मेरी बकवास का एहसास भी नहीं हुआ। इवान को पता नहीं था कि ऑक्टेवियस ने उसके 4000 साल से ज्यादा समय तक सोने के बारे में उसके कथन पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, क्योंकि उसने खुद भी ऐसा ही किया था। अपनी सीमित आत्मा ऊर्जा को बचाने के लिए ऑक्टेवियस के पास इस पूरे समय के दौरान बेहोशी की हालत में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछले हजारों सालों के दौरान वह केवल तभी जागता था जब कोई उसकी गुफा में प्रवेश करता था और बाकी समय सोता रहता था। जब मैं हजारों साल तक सो सकता हूं तो वह क्यों नहीं? ऑक्टेवियस की यही मानसिकता थी। हाँ, एक पूरी तरह से टूटी हुई मानसिकता जो पिछले हजारों सालों से उसके सोने और कुछ न करने के कारण बनी है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार प्राचीन का मकबरा लगभग 3000 साल पहले खोजा गया था, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि वह 4000 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ है। इवान ने सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को मकबरे का स्थान खोजने में 1000 साल से ज्यादा लग गए, जबकि यह असीम समुद्र के शुरुआती बिंदु पर स्थित है, जो एक बहुत ही सक्रिय स्थान है? एक पल रुकिए। अचानक इवान को एक किताब में पढ़ी गई एक बात याद आ गई, जो उसने ड्रेड्स की बंद दुनिया में अपने खाली समय के दौरान छाया सम्राट के बारे में पढ़ी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह लगभग 3000 साल पहले की बात है, जिसे अनंत रात के रूप में जाना जाता है। इवान ने खुद से कहा। अनंत रात की घटना के बाद छाया सम्राट पूरी तरह से गायब हो गया। उसी समय कल्पित बौने और ड्राड्स के बीच युद्ध छिड़ गया और कुछ ही दिनों बाद मकबरे की खोज की गई। इवान को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि एक ही समय में हुई ये सभी घटनाएं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं।
उफ, मुझे मत बताओ कि अलिव और ड्रैड्स के बीच युद्ध का भी उस कमीने से कुछ लेना देना है। इवान ने अपने चेहरे पर निराशा भरी नज़र से सोचा और अपनी भौहें रगड़ी। उम्मा, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ एक क्लोन हो, है ना? इवान अपने विचारों से बाहर आया और बूढ़े आदमी की ओर देखा। क्या तुम समझौता पूरा भी कर सकते हो जब तुम्हारा असली शरीर यहाँ नहीं है? ऑक्टेवियस ने झिझकते हुए इवान की ओर चिंता से देखते हुए पूछा। चलो पहले इस आदमी का ख्याल रखते हैं, फिर उस आदमी ने मेरे लिए जो गंदगी छोड़ी है उसके बारे में सोचते हैं, इवान ने खुद से कहा और ऑक्टेवियस पर ध्यान केंद्रित किया। पहले मुझे हमारे बीच हुए समझौते के बारे में सब कुछ बताओ, उसने तटस्थ भाव बनाए रखते हुए एक स्पष्ट आवाज में पूछा। तुम्हें हमारा समझौता याद नहीं है? ऑक्टेवियस ने चौंकते हुए उससे पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? बेशक मैं समझौते के बारे में जानता हूँ, इवान ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने तुमसे पूछा क्योंकि हालांकि मेरे असली शरीर ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मैं तुमसे इसकी पुष्टि करना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं अपनी हजारों साल की नींद के कारण कुछ भी नहीं भूला हूं। ओह, इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस के चेहरे पर समझ की झलक दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। हमारे बीच समझौता बहुत सरल था। तुमने मुझे बताया था कि अध्याय 849 आत्मा संधि भाग 5। समझौता ये था कि जब तुम भविष्य में वापस आओगे तो मैं 1000 साल तक तुम्हारी सेवा करूंगा और बदले में मेरी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद तुम मुझे एक अच्छा भौतिक शरीर दोगे, ऑक्टेवियस ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझ गया। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर इवान ने शांति से अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पहले से ही इसके बारे में जानता हो। तो मुझे समझौते को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? उसने तटस्थ स्वर में पूछा जैसे कि यह रहस्योद्घाटन की बूढ़ा आदमी 1000 साल तक उसकी सेवा करना चाहता था। उसे चौंका नहीं। तुम नहीं जानते कि क्यों? मैं असली छाया सम्राट नहीं हूँ बूढ़े आदमी, मैं एक क्लोन हूँ। क्या तुम पहले ही भूल गए? इवान ने ऑक्टेवियस को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और उसे देखते हुए बोला जैसे कि वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। ओह, माफ़ करना, मैं भूल गया। ऑक्टेवियस ने शर्मिंदगी भरा चेहरा बनाया जैसे कि वह अपनी मूर्खता के कारण शर्मिंदा हो और अपना सिर नीचे कर लिया। तारानकन खांसी। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने खांसा और जल्दी से इवान के सवाल का जवाब दिया। समझौते को पूरा करने के लिए आपको बस मेरे साथ एक सोल पैक्ट करना होगा और मुझे अपने साथ आने देना होगा। मैं अगले 1000 सालों तक अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करूंगा और मेरी सेवा समाप्त होने के बाद आप मुझे एक भौतिक शरीर देंगे। सोल पैक्ट हो? इवान ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया, ये दिखावा करते हुए कि वह ऑक्टेवियस की बात समझ गया है जबकि वास्तव में उसे सोल पैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक पल रुको। अचानक इवान ने कुछ सोचा। भले ही वह कह रहा है कि वह 1000 साल तक मेरी सेवा करना चाहता है, क्या मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है? अन्य लोगों के विपरीत इवान के पास उसकी छाया मरे हुए लोग थे जो उसकी हर आज्ञा का पालन कर सकते थे, इसलिए उसे संदेह होने लगा कि उसे ऑक्टेवियस की मदद की ज़रूरत है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मुझे कम से कम ये तो जानना चाहिए कि वह मेरे लिए क्या कर सकता है, इवान ने सोचा और ऑक्टेवियस की ओर देखा। आत्मा संधि के साथ आगे बढ़ने से पहले मुझे ये जानना चाहिए कि तुम मेरी किस तरह मदद कर सकते हो। हाँ, इवान की बात सुनकर ऑक्टेवियस ने उसे असमंजस में देखा जैसे कि वह उसका सवाल समझ नहीं पाया हो। क्या तुम्हें वाकई इतनी बुनियादी बात पूछने की ज़रूरत है? ऑक्टेवियस ने अजीब आवाज़ में पूछा, इवान को ऐसे देखते हुए जैसे कि वह कोई दुर्लभ जानवर हो। इवान ने कुछ नहीं कहा और तटस्थ आंखों से ऑक्टेवियस को देखता रहा। ये देखकर कि इवान वाकई जानना चाहता था, ऑक्टेवियस ने आह भरी और चिढ़कर कहा, मैं रैंक 5 का कीमियागर हूँ, इसलिए ये स्पष्ट है कि मैं कीमिया में तुम्हारी मदद करूंगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के रूप में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके अधीन रैंक 5 कीमियागर होने के क्या लाभ हैं। सामान्य तौर पर ऑक्टेवियस इवान से चिढ़कर बात करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसे पता हो कि वह सिर्फ एक क्लोन है और असली छाया सम्राट नहीं है। लेकिन जब इवान ने उससे पूछा कि वह क्या कर सकता है, जबकि उसे पता था कि वह सबसे अच्छे कीमियागरों में से एक है, तो वह वास्तव में क्रोधित हो गया। ओह, तो तुम रैंक 5 कीमियागर हो? इवान ने स्पष्ट स्वर में कहा जैसे कि उसे इसकी बहुत परवाह नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वह वास्तव में घबरा रहा था। अरे, ये बूढ़ा आदमी रैंक 5 कीमियागर है। स्टार सिटी जैसे मेगा सिटी में भी रैंक 5 कीमियागर नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा कह रहा है कि वह रैंक 5 कीमियागर है और वह मेरी सेवा करना चाहता है। अगर इवान का अपनी भावनाओं पर बेहतरीन नियंत्रण न होता तो वह वाकई उत्साह में चिल्लाना शुरू कर देता। ये देखकर कि इवान ने रैंक 5 कीमियागर होने की बात सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, ऑक्टेवियस को पसीना आने लगा। मुझे मत बताओ कि उसे मेरी कीमियागर स्थिति की परवाह नहीं है और वह समझौते को पूरा नहीं करेगा। इससे पहले कि हम सोल पैक्ट के साथ आगे बढ़ें, मुझे इसके बारे में और बताएं। जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि मैं सिर्फ एक क्लोन हूं, मेरी आत्मा अभी भी मेरे असली शरीर से जुड़ी हुई है और अगर आपकी आत्मा मेरी आत्मा द्वारा निगल ली जाती है तो ये परेशानी की बात होगी।
इवान ने कहा और फियर स्किल का इस्तेमाल करके बस एक पल के लिए अपनी आत्मा के असली रूप को रिलीज किया, जिससे ऑक्टेवियस की आत्मा में ठंडक दौड़ गई। इवान सोल पैक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इसके नाम से वह अनुमान लगा सकता था कि यह किसी तरह आत्माओं से संबंधित है। और फियर जैसी असामान्य आध्यात्मिक स्किल का इस्तेमाल करके वह ऑक्टेवियस से सोल पैक्ट के बारे में कुछ जानकारी बिना किसी संदेह के निकाल सकता था। ऑक्टेवियस की आत्मा पहले से ही कमजोर अवस्था में थी, इसलिए जब उसने इवान द्वारा डर कौशल का उपयोग करके जारी की गई जबरदस्त आत्मा आभा को महसूस किया तो उसे सूअर की तरह पसीना आ गया, भले ही उसके पास भौतिक शरीर न हो। आखिर उसके पास किस तरह की राक्षसी आत्मा है? ऑक्टेवियस ने मन ही मन सोचा, और उसे ये भी लगा कि अगर वह लापरवाही से उसके साथ सोल पैक्ट के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी आत्मा वास्तव में उस जबरदस्त उपस्थिति के कारण नष्ट हो सकती है जिसे उसने पहले महसूस किया था। ऑक्टेवियस ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली और एक पल के बाद बोला, हालांकि आपकी आत्मा असामान्य है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑक्टेवियस ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें अपनी आत्मा का सार दूंगा और तुम इसे अपनी आत्मा से जोड़ोगे। ऑक्टेवियस के हाथ में एक दूधिया सफ़ेद ऊर्जा दिखाई दी और उसने इसे इवान की ओर भेजा। एक बार जब आप मेरी आत्मा के सार को अपनी आत्मा से जोड़ देंगे तो मैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बहुत छोटी मात्रा को सक्रिय रूप से अवशोषित कर लूंगा। साथ ही आत्मा के सार के माध्यम से आप मेरे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो मेरी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। इवान ने उस दूधिया सफ़ेद ऊर्जा को देखा जिसे ऑक्टेवियस ने रसातल की आंखों का उपयोग करके उसकी ओर भेजा था, और इसमें कुछ भी गलत न पाकर उसने अपनी उंगली से उसे दबाया। जिस क्षण इवान ने दूधिया सफ़ेद ऊर्जा को दबाया उसने एक दर्दनाक चीख सुनी और ऑक्टेवियस को दर्द में तड़पते हुए देखा। मेरी आत्मा के सार के साथ लापरवाही से मत खेलो या तुम मेरी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दोगे। ओह! ऑक्टेवियस की दर्दनाक आवाज़ सुनकर इवान ने समझ में अपना सिर हिलाया और दूधिया सफ़ेद ऊर्जा को दबाना बंद कर दिया। क्या तुम डरे नहीं? तुमने मुझे अभी कुछ ऐसा दिया है जिसका उपयोग मैं जब चाहूं तुम्हें मारने के लिए कर सकता हूं, इवान ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए पूछा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस चीज़ के बिना भी तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके मुझे आसानी से मार सकते हो। इवान ऑक्टेवियस की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था और वह थोड़ा मुस्कुराया। वह अभी भी सोचता है कि मैं छाया सम्राट हूं और उसकी नज़र में वह आदमी अपनी आत्मा के सार का उपयोग किए बिना भी उसे मार सकता है। हो, उसने मन ही मन सोचा और अपना सिर हिला दिया। ऑक्टेवियस से बात करते समय इवान पूरे समय आंखों की रसातल का उपयोग कर रहा था ताकि यह पता लगा सके कि बूढ़ा आदमी उससे आत्मा संधि के बारे में झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन पूरे समय के दौरान उसे कोई झूठ नहीं मिला। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मना करने का कोई कारण है जब मुझे मुफ्त में रैंक 5 की म्यागर की सेवा मिल रही है, इवान ने खुद से कहा और दूधिया सफ़ेद ऊर्जा को देखा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब चाहूँ उसके आत्मा सार का उपयोग करके उससे छुटकारा पा सकता हूँ। इवान ने ऑक्टेवियस के आत्मा सार को कुछ सेकंड के लिए देखा और आखिरकार अपना मन बना लिया। अध्याय 850 प्रिज्मेटिक फायर। 1.5 मीटर लंबी काले रंग की भेड़ बैंगनी रंग की बिजली की चमक छोड़ती हुई आगे बढ़ी। काली भेड़ के ऊपर भूरे रंग के बालों वाला एक आदमी बैठा था जो अपने हाथ की हथेली को देख रहा था, जो अलग अलग रंगों की रोशनी से चमक रही थी। कभी उसकी हथेली लाल रोशनी से चमकती थी, कभी नारंगी, कभी हरी और भी बहुत कुछ। मैं ये पूछना भूल गया, लेकिन हमारे समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद आप मुझे प्रिज्मेटिक फायर लौटा देंगे, है न? भूरे बालों वाला आलसी दिखने वाला आदमी जो काली भेड़ की सवारी कर रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनी। इवान ने ऑक्टेवियस की आवाज़ सुनकर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। ऑक्टेवियस के साथ सोल पैक्ट पूरा किए और गुफा आयाम को छोड़े हुए उसे कुछ घंटे हो चुके थे। एक बार जब उसने सोल पैक्ट का उपयोग करके ऑक्टेवियस की आत्मा को अपने साथ बांध लिया तो वह आयाम जहां ऑक्टेवियस फंसा हुआ था बहने लगा। आयाम पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए बूढ़े आदमी ने इवान को जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट कर दिया। बेशक उसे बाहर भेजने से पहले ऑक्टेवियस ने इवान को क्यूब के अंदर की आग के साथ एक अनुबंध बनाने के लिए कहा। क्यूब के अंदर की आग का नाम प्रिज्मेटिक फायर था और यह ऑक्टेवियस की आत्मा से बंधा हुआ था। लेकिन आत्मा संधि के कारण, जिसने ऑक्टेवियस को इवान का गुलाम बना दिया, बूढ़े आदमी और आग के बीच का बंधन टूट गया, जिससे इवान को आग को खुद से बांधने का मौका मिल गया। पहले तो इवान हैरान रह गया जब ऑक्टेवियस ने उसे आग को खुद से बांधने के लिए कहा, लेकिन जब उसने आग का विवरण देखा तो उसका आश्चर्य सदमे में बदल गया और उसने तुरंत आग को खुद से बांध लिया। एक बार जब प्रिज्मेटिक फायर इवान से बंध गई तो ऑक्टेवियस ने उसे गुफा के आयाम से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रहे लोगों के साथ परेशानी में पड़ने से बचने के लिए इवान ने बूढ़े आदमी से उसे गुफा के प्रवेश द्वार के स्थान से बहुत दूर टेलीपोर्ट करने के लिए कहा।
इवान ऑक्टेवियस से परीक्षणों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बहुत सी बातें पूछना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उसने उससे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह गुफा आयाम में प्राप्त आग को देखने में बहुत व्यस्त था। ये चीज़ वाकई पागल है, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब वह अपने सामने तैरती हुई अधिसूचना विंडो को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। प्रिज्मीय अग्नि, एक पौराणिक अग्नि जो अपने अंदर 7 रंगीन अग्नि को समाहित करती है। प्रत्येक रंगीन अग्नि शक्ति या मौलिक बल के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि वर्तमान में कमजोर है और अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकती है। 7 रंगीन अग्नि के प्रभाव निम्नलिखित हैं। लाल अग्नि, लाल अग्नि तीव्र गर्मी और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो सब कुछ नष्ट करने और वस्तुओं को भस्म करने में सक्षम है। नीली अग्नि, नीली अग्नि जमने वाली ठंड का प्रतीक है, जो बर्फीली बाधाएं बनाने और ठंडी जलती हुई आग के अंदर अपने दुश्मन को जमा देने में सक्षम है। हरी आग, एक जहरीली आग जो जहरीले धुएं और संक्षारक पदार्थों को छोड़ती है, जो समय के साथ जीवित प्राणियों, संरचनाओं और कार्बनिक पदार्थों को नुकसान पहुंचाती है। ये सुरक्षा को कमजोर कर सकती है और लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकती है। पीली आग, पीली आग बिजली और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो लक्ष्यों को अचेत या विद्युतीकृत करने में सक्षम है। बैंगनी आग, रहस्यमय ऊर्जा और मंत्रमुग्धता को दर्शाती है, जो जादू को दूर करने या आपकी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है। नारंगी आग, नारंगी आग विस्फोटक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जोरदार विस्फोट और व्यापक क्षति का कारण बनती है। इस आग का उपयोग करके आप विस्फोटक ऊर्जा छोड़ सकते हैं, जिससे जोरदार विस्फोट, शॉकवेव और विस्फोट हो सकते हैं। यह बाधाओं को चकनाचूर कर सकता है, संरचनाओं को नष्ट कर सकता है और विनाशकारी शक्ति के अराजक विस्फोट पैदा कर सकता है। सफेद आग, शुद्धता और उपचार का प्रतीक है, जो जीवन को बहाल करने या अंधेरे बलों को दूर करने में सक्षम है। यह आग उज्ज्वल प्रकाश और उपचार ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो अंधेरे को शुद्ध करने, अभिशापों को दूर करने, घावों को भरने, जीवन को बहाल करने और अंधेरे बलों या दुर्भावनापूर्ण जादू से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अरे, यह आग पूरी तरह से प्रबल है, इवान ने मन ही मन कहा, जब उसने अपनी हथेली को ढंकने वाली लाल आग को देखा। अचानक लाल आग सफेद आग में बदल गई और उसने महसूस किया कि एक कोमल शक्ति उसके पूरे शरीर को घेर रही है। इवान ने पहले ही सैकड़ों बार आग के विवरण को पढ़ा था, लेकिन चाहे वह इसे कितनी भी बार पढ़े, वह अभी भी इस आग की बेतुकीता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर मैं अपने कौशल के साथ इस आग का उपयोग करता हूं, तो मैं उस मोटे आदमी या मेरे बेटे जैसे और भी मजबूत विरोधियों से लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने खुद से कहा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने कौशल स्काईफॉल के साथ विस्फोटक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली ऑरेंज फायर का उपयोग करता है, तो वह शैडो पोजीशन या डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग किए बिना भी मिड लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हमले जारी करने में सक्षम हो सकता है। वह सिर्फ एक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर था, इसलिए मिड लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हमले जारी करने में सक्षम होना पूरी तरह से बेतुका था। प्रिज्मेटिक फायर में शक्तियों या मौलिक गुणों के 7 अलग अलग पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। यदि वह इस अग्नि की शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करता है, तो वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ा सकता है। प्रिज्मेटिक फायर ने उसके लिए जो संभावनाएं खोलीं, उनके बारे में सोचते ही इवान उत्साह से लबालब भर गया। अचानक आगे बढ़ते समय इवान ने अपने से कुछ किलोमीटर दूर एक शुरुआती स्तर के रैंक 2 राक्षस को देखा। राक्षस 3 मीटर लंबा था और एक राक्षस गाय की तरह दिख रहा था, जिसके सिर के ऊपर से 2 नुकीले सींग निकल रहे थे। रुको, राक्षस को देखकर इवान ने हवा और बिजली की भीड़ों को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया। भीड़ों के रुकते ही इवान ने गाय की तरफ देखा, जो कुछ किलोमीटर दूर से उसे खतरनाक तरीके से घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो इस आग की ताकत देखते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा और भीड़ों से उतर गया। जैसे ही उसने भीड़ों से उतरा, गाय एक क्रोधित बैल की तरह उसकी तरफ दौड़ी। नीली आग, राक्षस को अपनी तरफ आते देख इवान ने धीमी आवाज में कहा और उसकी हथेली में जल रही आग हल्के नीले रंग की हो गई। अपने हाथ की एक हरकत से उसने गाय की तरफ नीली आग की एक विशाल लहर भेजी। नीली आग की लहर ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया और सब कुछ बर्फ के अंदर सील कर दिया। जब गाय ने नीली आग की लहर को अपनी तरफ आते देखा, तो वह उसकी ठंडी आभा के कारण कांप उठी और उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह नीली आग को चकमा दे पाती, इवान की हथेली में मौजूद नीली आग पीली आग में बदल गई और उसने जमीन से गाय की तरफ एक शक्तिशाली बिजली का झटका भेजा, जिससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पीली आग के प्रभाव के कारण हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण गाय असहाय होकर केवल देख सकती थी कि उसका शरीर नीली आग में कैसे समा गया और बर्फ की मूर्ति में बदल गया। बेशक, हालांकि गाय जम गई थी, लेकिन वह अपनी उच्च सहनशक्ति और जबरदस्त जीवन शक्ति के कारण अभी भी जीवित थी। क्रैक, 2 सेकंड से भी कम समय में इवान ने क्रैकिंग की आवाज़ सुनी और देखा कि गाय को ढकने वाली बर्फ पहले ही टूटने लगी थी।
धीरे धीरे टूट रही बर्फ को देखते हुए इवान के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। तो अगर मैं नीली आग का उपयोग करते हुए अपने सभी विश्वसार का उपयोग करता हूं, तो मैं एक सामान्य शुरुआती स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर को लगभग 8 से 9 सेकंड के लिए फ्रीज करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने खुद से कहा और उसके हाथ में पीली आग हरी आग में बदल गई जो हल्का धुआं छोड़ रही थी। इवान ने अपनी हथेली को ढकने वाली हरी आग को देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ गाय की बर्फ की मूर्ति की ओर अपना हाथ इशारा किया और उसमें आग लगा दी। हरी आग में संक्षारक प्रभाव था जो जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता था और यहां तक कि उनकी रक्षा को भी कम कर सकता था। इसलिए जब गाय की मूर्ति हरी आग की चपेट में आई तो उस पर लगी बर्फ पिघलने लगी और साथ ही उसकी त्वचा सड़ने लगी, उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान दिखाई देने लगे और हरा धुआं निकलने लगा। दहाड़! राक्षस दर्द से दहाड़ उठा क्योंकि उसे लगा कि हरी आग के जहरीले प्रभाव के कारण उसका पूरा शरीर एक साथ जल रहा है और पिघल रहा है। इवान ने कुछ सेकंड के लिए गाय को देखा और पाया कि वह अपने विश्वसार का उपयोग करके धीरे धीरे अपने शरीर को जलाने वाली हरी आग को दूर कर रही थी। चलो इसे खत्म करते हैं, इवान ने अचानक धीमी आवाज में कहा और उसके हाथ में हरी आग खून से लाल हो गई। उसने राक्षस की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके सामने लाल आग की एक छोटी सी नाखून के आकार की गेंद बन गई। छोटे लाल बिंदु द्वारा छोड़ी गई तीव्र गर्मी के कारण इवान के आसपास की जमीन पिघलने लगी, जिससे जमीन पिघले हुए लावा में बदल गई। इवान को भी बहुत पसीना आ रहा था और अगर उसका आग पर नियंत्रण नहीं होता तो उसके कपड़े पहले ही राख में बदल चुके होते। सिर्फ 2 सेकंड में इवान ने अपने विश्वसार का अधिकांश हिस्सा लाल बिंदु में डाल दिया। गाय राक्षस, जो हरी आग को दूर करने की कोशिश कर रहा था, अचानक पहले कभी नहीं देखा गया खतरा महसूस किया और इवान की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब राक्षस ने इवान की ओर देखा तो उसे बस एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और अगले ही सेकंड धमाका! ध्वनि अवरोध टूट गया और गोली की तरह इवान द्वारा लाल आग का उपयोग करके बनाया गया छोटा लाल बिंदु गाय के सिर पर लगा, उसे बचने का कोई मौका दिए बिना। जिस क्षण लाल बिंदु गाय पर लगा, ऐसा लगा जैसे समय ही बहना बंद हो गया हो और सब कुछ रुक गया हो। लेकिन यह अजीब स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि अगले ही सेकंड एक ऐसा बड़ा विस्फोट हुआ मानो परमाणु बम फट गया हो, जिसने हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे सभी निम्न स्तर के राक्षस डर गए। एक लाल मशरूम के आकार का धूल का बादल आसमान में ऊपर उठा, जिसने दूसरी परत के उदास आकाश को अस्पष्ट कर दिया और जमीन पर एक भयानक धुंध छा गई। जैसे ही धूल का बादल आसमान में ऊपर उठा, इवान खुद को शॉकवेव से बचाने के लिए बुलबियर के विशाल शरीर के पीछे खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ विशाल मशरूम बादल की ओर देखा।